हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने प्रादेशिकरण के अंतर्गत प्रदेश का अर्थ, परिभाषा, उनका वर्गीकरण का आधार और वृहद प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। एक वीडियो में हमने वृहद प्रदेशों और उसके अंतर्गत आने वाले मध्यम प्रकार के प्रदेशों का भी वर्गीकरण देखा था और उसको भारत के संदर्भ में हमने वृहद, मध्यम और लघु स्तरीय प्रदेशों में बांटकर वर्णन किया था। आज हम इसी प्रादेशिकरण वाले टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक हम देखेंगे, संसाधन प्रदेश क्या होते हैं और भारत को कितने या किस प्रकार के संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहले हम संसाधन प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। संसाधन क्या है? ये ऐसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ होते हैं जिनमें मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का गुण होता है। हम ये कह सकते हैं कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनकी प्राप्ति जहाँ एक ओर मानव आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी विशेषता, प्रकार और उपलब्धता प्राकृतिक दशाओं द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात ये कहाँ, कब, कैसे, किस मात्रा में और किस गुणवत्ता पर मिलेंगे, ये प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करता है। इसमें मानवीय दशाओं का कोई योग नहीं होता है। प्राकृतिक विभिन्नताएं संसाधनों के प्रकार को जन्म देती, अर्थात जैसी जैसी प्राकृतिक विविधताएं होती हैं उसी के अनुरूप संसाधनों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। हमारा देश की इन विभिन्नताओं ने संसाधनों को निर्धारित किया है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान किए हैं। वास्तव में प्राकृतिक प्रदेश को हम संसाधन प्रदेश कह सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें कि अगर ये क्षेत्र वन संसाधनों से पूर्ण है, तो मैदानी क्षेत्र कृषि भूमि और कृषि उत्पादों जैसे संसाधनों में परिपूर्ण होते हैं। समुद्र के तटीय मैदान या प्रदेश मत्स्य पालन हेतु अपनी पहचान रखते हैं, तो पठारी प्रदेश भू संसाधनों अर्थात खनिज पदार्थों की दृष्टि से महत्व रखते हैं। भारत के संसाधन प्रदेश पर कई विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है और ये सभी प्राकृतिक प्रदेश की सीमाओं पर आधारित हैं। प्रमुख प्रदेशों के साथ साथ उप प्रदेशों को भी प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित बताया गया है। इनके निर्धारण में प्राकृतिक तत्वों को प्राथमिक आधार के रूप में चुना गया है। तो ये संसाधनों और उसके प्रदेश की बात हो गई। अब हम भारत को संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित करेंगे। भारत में किस प्रकार हम संसाधन प्रदेशों को दर्शा सकते हैं। तो भारत का जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग ने भौतिक दशाओं, भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात चट्टानी संरचना, मिट्टियाँ, जलवायु, जलीय उपलब्धता, खनिज और शक्ति के संसाधन और उनकी उपलब्धता, फसली प्रारूप और इन सभी संसाधनों के उपयोग की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए भारत के 5 वृहद प्रदेश बताएं। कितने वृहद प्रदेश बताए? 5। और 26 संसाधन प्रदेश बताए। इन्हीं वृहद प्रदेशों को 26 संसाधन प्रदेशों में बांटा और इन संसाधन प्रदेशों को पुनः 45 प्रकार के उप संसाधन प्रदेशों में रखा गया। जैसे हमने भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन किया था, वृहद प्रदेश, उसके बाद हमने देखा था मध्यम प्रकार के प्रदेश, फिर हमने देखा था प्रथम क्रम के मध्यम प्रदेश, द्वितीय क्रम के मध्यम प्रदेश। तो सिंपल रूप में हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़े आकार के प्रदेश वृहद, उससे छोटे आकार के मध्यम और सबसे छोटे स्तरीय प्रदेश लघु स्तरीय प्रदेश हैं। तो इसी तरह से संसाधन प्रदेशों को भारत के विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वृहद प्रदेशों के अंतर्गत। पहला भाग जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। हिमालय और उससे संबंधित पर्वतीय क्षेत्र।
हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ कई तरह के पहाड़ियाँ और पर्वतीय क्षेत्र हैं और इनकी स्थिति के आधार पर हम इसे पश्चिमी हिमालयी प्रदेश, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रादेशिक हिमालय, हिमालय प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, इस तरह से इनको विभाजित करते हैं। आगे मैं आपको मैप भी बताऊंगा और इसका पूरा वर्गीकरण भी बता रहा हूँ। ये देखिए आप, योजना आयोग ने भारत को संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया है। तो जो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसके दो भाग हो गए। पहला तो अभी हमने बताया पश्चिमी हिमालय, उसके 3 उपभाग थे। इसी तरह से पूर्वी हिमालय प्रदेश, और इस पूर्वी हिमालय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा है? हिमालय प्रदेश और असम या उससे संबंधित पर्वतीय उप प्रदेश, 2 उप प्रकार और कई अन्य उप प्रकार जैसे बंगाल हिमालय, भूटान हिमालय, उत्तर पूर्वी सीमा प्रदेश, है ना। असम के अंतर्गत असम की पहाड़ियाँ, नागालैंड की पहाड़ियाँ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इस तरीके से उन्होंने हमारा उत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की पहाड़ियों में जो भिन्नताएं हैं, उसके आधार पर इन्हें संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है। दूसरा भाग आता है हमारा उत्तरी मैदान। इस उत्तरी मैदानी प्रदेश को, जो कि एक वृहद प्रदेश है, 6 संसाधन विकास प्रदेशों और 9 उप प्रदेशों में विभाजित किया है। कैसे किया है? जैसे समतल प्रदेश, समतल प्रदेश क्या है? मैदानी भाग, इसमें ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी, ठीक है। बंगाल का भाग, गंगा का निचला मैदान, गंगा का मध्य मैदान, इस मध्य मैदान में भी क्या है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान और अंत में गंगा का उत्तरी मैदान। तो इस गंगा के मैदान को इन 3 भागों में पुनः विभाजित किया था। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश का मैदान, फिर सतलज का मैदान जो पंजाब के अंतर्गत भी है, पश्चिमी राजस्थान का भाग और हरियाणा का मैदान। तो एक वृहद प्रदेश को इन्होंने मध्यम और लघु स्तरीय प्रदेशों में विभाजित किया है। किस आधार पर? संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, इनकी गुणों के आधार पर। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय प्रदेश की, जो हमारा तीसरा वृहद प्रदेश है। यहाँ प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ, ये हमारा प्रदेश है, अर्थात यहाँ पठारी भाग भी है और पहाड़ी विशेषताएं भी हैं। तो इस मुख्य प्रदेश को 4 प्रमुख भाग और 24 उप प्रमुख भागों में बांटा है। कैसे बांटा है? पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ, इस पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या आएगा? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का आंतरिक भाग, पूर्वी एमपी और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई, पठार भी आ गया और पहाड़ियाँ भी आ गई। और ये सभी भाग एक दूसरे से सूक्ष्म विभिन्नता रखते हैं, इसलिए इन्हें अलग मध्यम या लघु प्रदेशों में बांटा है। अगला इसमें आएगा आपका मध्य पठारी और पहाड़ी प्रदेश। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय प्रदेश की। मध्य पठारी अर्थात मध्यवर्ती भाग, जिसमें पूर्वी राजस्थान का मैदान और अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तरी एमपी का मैदान और पठारी भाग, फिर बुंदेलखंड जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश मैदान और पहाड़, विंध्यन का पहाड़, एमपी का मध्यवर्ती पठार, राजस्थान मालवा का पठार, दक्षिणी राजस्थान पठार और पहाड़ियाँ और पश्चिमी राजस्थान का शुष्क प्रदेश। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का पहला भाग तो पूर्वी पठार, दूसरा भाग मध्य पठार और अब तीसरा भाग हम देखेंगे पश्चिमी पठारी और पहाड़ी प्रदेश, जिसमें मालवा का एमपी वाला भाग, महाराष्ट्र मराठवाड़ा, महाराष्ट्र तेलंगाना और महाराष्ट्र दक्कन का पठार और पहाड़ियाँ शामिल हैं। दक्षिणी पठारी के भाग और पहाड़ी भाग के अंतर्गत आंध्र और तेलंगाना, मैसूर और कर्नाटक, आंध्र रायलसीमा, मैसूर की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु का भीतरी भाग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये ऐसे संसाधन उप प्रदेश हैं जो मुख्य प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हैं। फिर हमारा जो तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग कौन से हो गए?
पश्चिमी तट और पूर्वी तट, मतलब जो भौतिक प्रदेशों का अध्ययन हमने किया है लगभग उसी तरीके से इसका भी अध्ययन हमें करना है। इसके 2 विकास प्रदेश और 10 उप प्रदेश हैं। किसके? पश्चिमी तटीय मैदान के। जैसे पश्चिमी तट पर हम देखते हैं गुजरात का मैदान है और उस गुजरात की पहाड़ियाँ भी वहाँ फैली हुई है। इस गुजरात के मैदान और पहाड़ियों को हमने 1, 2, 3 और 4 भागों में कैसे बांटा है? शुष्क गुजरात का मैदानी और पठारी भाग, गुजरात का मैदान और पठार, सौराष्ट्र का मैदान और अंत में गुजरात की पहाड़ियाँ। पश्चिमी तटीय मैदान और घाट प्रदेश, इस घाट प्रदेश में क्या आ गया? महाराष्ट्र से कोंकण तक का भाग, गोवा, मैसूर का तटीय भाग और पहाड़ियाँ, केरल का प्रदेश और तमिलनाडु का पश्चिमी तटीय प्रदेश। और फिर हम लास्ट में बात करते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इस पूर्वी तटीय प्रदेश और द्वीप समूह के अंतर्गत तमिलनाडु का पूर्वी तट, आंध्र का तटीय भाग, उड़ीसा का तटीय प्रदेश और भारत के द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इन सभी तटीय प्रदेशों और द्वीपों के बारे में हम भौतिक प्रदेशों में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। यहाँ केवल हमें यह बताना है कि एक मुख्य वृहद प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन प्रदेश हैं और कौन कौन से मध्यम या लघु स्तरीय प्रदेश हैं या उन्हें किस तरह से विभाजित किया गया है। और ये जो भी सारा विभाजन है ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की भिन्नताओं को दर्शाता है। और किस संबंध में भिन्नताएं हैं? संसाधनों से संबंधित। और जैसे संसाधनों में भिन्नता आती है, पहली बात तो संसाधनों में भिन्नता तब आएगी जब उस क्षेत्र के प्राकृतिक दशाओं, जलवायु और संसाधनों में भिन्नता होगी, उसी के अनुरूप भिन्नता आती है और उसी के अनुरूप आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि भारत जैसे एक विशाल देश में जहाँ कई तरह की प्राकृतिक, भौतिक, सांस्कृतिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो मानवीय रहन सहन और जीवन यापन का क्रियाकलाप का तरीका है, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत देखा है। अब हमारा इसी प्रादेशिकरण के अंतर्गत एक अंतिम टॉपिक और रहता है जिसमें एक वर्गीकरण हमें समझना है आर्थिक प्रदेशों के संदर्भ में जो पी सेन गुप्ता द्वारा दिया गया है। तो छात्रों अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम पी सेन गुप्ता का वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद ये पूरी हमारी 5वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरी यूनिट को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रदेश के अंतर्गत प्रदेशों का वर्गीकरण, फिर हमने देखा था वृहद प्रदेशों का विस्तार से वर्णन और तुलनात्मक अध्ययन, फिर हमने देखा था वृहद प्रदेशों के अंतर्गत कौन कौन से मध्यम प्रदेश या उप प्रदेश सम्मिलित हैं। अगला हमने भौगोलिक विभाजन देखा था जिसमें आपने संसाधन प्रदेशों का वर्णन किया और अंत में अब पी सेन गुप्ता का हमें वर्गीकरण देखना है। तो इस तरह से इस पूरी 5वीं यूनिट को हमने 5 अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखना है। और ये टॉपिक एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पी सेन गुप्ता के वर्गीकरण के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।